नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में सरकारी हॉस्पिटल मौजूद है, लेकिन स्थिति ये है कि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर अभी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। वहीं जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से पूछा गया कि प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है और कई सरकारी डॉक्टर नाराज भी हैं और वो हड़ताल में भी जाने की बात कह रहे हैं, तो इसको लेकर धन सिंह रावत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें बड़ी संख्या में डॉक्टर दिए। आज प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं है। आपको बता दें, भारी संख्या में डॉक्टरों की कमी को लेकर बोले हैं। उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में सरकारी हॉस्पिटल मौजूद हैं, लेकिन स्थिति ये है कि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर अभी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से पूछा गया कि प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है और कई सरकारी डॉक्टर नाराज भी हैं और वो हड़ताल में भी जाने की बात कह रहे हैं, तो इसको लेकर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें बड़ी संख्या में डॉक्टर दिए। आज प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ तमाम जानकारी है दर्शकों के साथ साझा कीजिए। डॉक्टरों की कमी को लेकर पहले धन सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद से फिर पीएम का शुक्रिया अदा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। योगेश, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएंगे? हाँ जी बिल्कुल। धन सिंह जो है वो पहले डॉक्टरों की कमी को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद से फिर पीएम का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तमाम जानकारी है? सरकारी अस्पताल में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है। नहीं, बिल्कुल उत्तराखंड में अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। भले ही इसे स्वास्थ्य विभाग माने या ना माने, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के, रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनकी कमी है। पर धन सिंह रावत का ये कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने बिल्कुल इस बात को भी माना जाएगा कि उन्होंने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को छोड़कर जो अन्य डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन की बात करें या न की करें, वो जरूर उन्होंने पहाड़ों में भेज दिए हैं। पहाड़ों में उनकी संख्या इतनी है कि ये कहा जा सकता है कि इलाज अच्छे से हो रहा है। इस पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की अगर कहें, सर्जन की बात करें, तो ये जरूर नहीं पहुंचे। लेकिन इतना उन्होंने इसीलिए जो है प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि धन्यवाद है प्रधानमंत्री का, जो लगातार हम लोगों को डॉक्टर जो हम लगा रहे हैं उनके लिए हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के द्वारा भी बहुत ज्यादा मदद होती है डॉक्टरों को पहाड़ों में चढ़ाने के लिए। जो तनख्वाह होती है वो NRHM के थ्रू आती है, तो इन चीजों के लिए उन्होंने जो है उनको धन्यवाद अदा किया है। जी योगेश, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे फिर। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में सख्त भू कानून जल्द लाने की बात कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर मनसा पर सवाल उठाया है। भू कानून को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भू कानून के लिए एक कमेटी बनेगी और उसी कमेटी में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब कमेटी भू कानून बनाएगी तो उसे विधानसभा में पारित किया जाएगा और विधानसभा में कांग्रेस के विधायक भी उसे चर्चा में भाग लेंगे और अभी से बाहर में कांग्रेस को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। आपको बता दें, उत्तराखंड में भू कानून को जल्द लाने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में सख्त भू कानून जल्द लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। भू कानून को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भू कानून के लिए एक कमेटी बनेगी, उसी कमेटी में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब कमेटी भू कानून बनाएगी तो उसे विधानसभा में पारित किया जाएगा और विधानसभा में कांग्रेस के विधायक भी उसी चर्चा में भाग लेंगे और अभी से बाहर में कांग्रेस को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ तमाम जानकारी है भू कानून को लेकर? दर्शकों के साथ साझा कीजिए, कब तक ये कानून पारित हो सकता है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि अब जब राज्य स्थापना दिवस है
राज्य स्थापना दिवस से पहले अगर कहें तो वो यूसीसी आने वाला है। और वहीं अब एक और चीज की अगर बात करें तो विधानसभा का सत्र है। विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो भी आने वाला विधानसभा का सत्र होगा उसमें हम इसको जो है रखेंगे पटल पर, और उसके बाद पूरी उम्मीद है कि ये पटल से पास हो जाएगा, जो सदन है सदन से पास हो जाएगा। तो पूरी तैयारी अब सरकार ने कर ली है। और अगर कहें तो इसमें जितने संशोधन की बात कही गई थी उन्होंने वो भी बात कही कि हमने संशोधन कर रखे हैं। इसीलिए स्वागत जो है इसका भाजपा कर रही है, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हमारी सरकार कर रही है जिस तरह से भू कानून लेकर आ रही है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सरकार की तरफ से भी आ रही है और जो नेता हैं भाजपा के उनकी तरफ से भी आ रही है। जी योगेश, बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे। उत्तराखंड में 16 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान है, लेकिन जनता यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध कर रही है। वहीं जनता के गुस्से को भगाने में यहां की विपक्षी पार्टी कांग्रेस जुटी हुई है। सरकार द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बारे में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार इस मीटर के जरिए जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शासन की इस मनमानी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। आपको बता दें, उत्तराखंड में 16 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान है, लेकिन जनता यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध कर रही है। वहीं जनता के गुस्से को भगाने में यहां की विपक्षी पार्टी कांग्रेस जुटी हुई है। सरकार द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बारे में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार इस मीटर के जरिए जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शासन की इस मनमानी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है, जिसको लेकर अब चर्चाएं जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। यूसीसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सामून कासमी का कहना है कि समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होना बहुत जरूरी है और यूसीसी सभी धर्म के हित में है। खासतौर पर उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए कहा कि इसमें मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं वो सभी धर्म के हित में बनाए जा रहे हैं। साथ ही कासमी ने यह भी कहा कि किसी भी समाज या धर्म को जो भी प्रथाएं हैं निश्चित रूप से वो हटनी चाहिए। इसलिए मुस्लिम धर्म में भी जो भी प्रथाएं जैसे 3 तलाक या फिर एक से अधिक शादियां करना या किसी तरह की प्रथाएं हटाना बहुत जरूरी था। वो निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्म को इसका फायदा मिलेगा। वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन बिल की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में तीखी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि तीसरे नंबर पर संपत्ति मुसलमानों के पास होने के बावजूद वो गरीब हैं और उनका एजुकेशन लेवल नीचे गिरता जा रहा है। ये सोचने का विषय है। मुफ्ती शमून कासमी ने सीधे तौर पर इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वो बोर्ड की संपत्ति को खुद बुर्द किया है। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपने लोगों को बोर्ड में बैठाकर तमाम बड़ी संपत्तियों को बेचा गया है, जिसके लिए कई उदाहरण हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये संपत्तियां वापस मिलती हैं तो निश्चित रूप से इससे तमाम लोगों का भला होगा। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन बिल की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में तीखी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास होने के बावजूद वो गरीब हैं, उनका एजुकेशन लेवल नीचे गिरता जा रहा है। ये सोचने का विषय है। मुफ्ती शमून कासमी ने सीधे तौर पर इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार
जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वो बोर्ड की संपत्ति को खुद बर्द किया है। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपने लोगों को बोर्ड में बैठाकर तमाम बड़ी संपत्तियों को बेचा है, जिसके कई उदाहरण भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये संपत्तियां वापस मिलती हैं तो निश्चित रूप से इससे तमाम लोगों का भला होगा। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान का प्रशासन की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया है। एसडीएम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि दुकान से काफी गंदगी फैलाने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही शराब की कैंटीन में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कैंटीन और शराब की दुकान का 1-1 लाख रुपए का चालान काटा और साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई। सोलह अक्टूबर 2024 को आरटीए की तरफ एक महत्वपूर्ण बैठक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में होने वाली है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा है कि इस बैठक में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें देहरादून और हरिद्वार जिलों से डायरेक्ट प्राइवेट बसों की सेवा टिहरी और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्ध कराना जैसे विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा इसमें नेशनल हाईवे पर पत्थर के टुकड़ों से मार्ग ठीक ना होने की वजह से जो बसें नहीं जा पा रही हैं, वो अब सरकार के निर्णय लेने के बाद जाएंगी। आपको बता दें, देहरादून में आरटीओ की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिस पर सड़कों को लेकर भी बात की जाएगी। पहाड़ के जो टुकड़े हैं जिसकी वजह से गाड़ियों को जाने में परेशानी हो रही है, बसों को जाने में परेशानी हो रही है, उस पर भी बात की जाएगी। ये जो बैठक है वो 16 अक्टूबर 2024 को होगी। टिहरी गढ़वाल जिले में बालगंगा तहसील में बूढ़ा केदार क्षेत्र में स्थित कोट गांव में पिछले कई सालों से भूस्खलन जारी है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों का विस्थापन किया जा रहा है। ग्राम कोट के 28 परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई वर्तमान में की जा रही है। कोट गांव टिहरी जिले के बालगंगा तहसील में आता है। आपको बता दें, भू वैज्ञानिकों ने ग्राम कोट में कई स्थानों पर भूस्खलन के क्षेत्र विकसित होने की बात कही है। इससे क्षेत्र में किसी बड़ी घटना की आशंका बनी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से विस्थापन के लिए प्रस्तावित भवनों और नवनिर्मित भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के समीप कोई भी परिवार निवास न करे, इसके लिए 28 प्रभावित परिवारों का विस्थापन किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि कोट गांव के आपको बता दें प्रभावितों की शिफ्टिंग का कार्य जारी है। जिलाधिकारी ने जितने धनराशि की मांग की थी वो दे दी गई है। सभी को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया गया है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस घटना में एक नाबालिग भी शामिल है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस बीच केस दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ गुरुवार देर शाम पहुंची भीड़ ने रायपुर थाना का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि काफी हंगामे के बीच पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। युवती के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया है कि युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया। इसके बाद आरोपी अपने साथ लेकर गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी टेम्पो चालक अभिषेक अंकित और 16 साल के किशोर के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कराया है।
आपको बता दें देहरादून में गैंगरेप का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें युवती को नशीला पदार्थ देकर गैंगरेप किया गया है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस घटना में एक नाबालिग भी शामिल है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस बीच केस दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ गुरुवार देर शाम पहुंची भीड़ ने रायपुर थाने पर घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि काफी हंगामे के बीच पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। युवती के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया है कि युवती को नशीला पदार्थ दिया गया था। द्वाराहाट में उस समय बवाल हो गया जिस समय एक शिक्षक ने छात्र से कुछ अधिक ऊंची आवाज में बोल दिया। बता दें कि घटना दोपहर 1 बजे के लगभग छात्र अचानक नारेबाजी करने लगे। छात्रों का शोषण बंद करो, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद आदि के नारे लगाते हुए प्राचार्य के कक्ष के बाहर बैठ गए। जानकारी के अनुसार एक छात्र बीकॉम 5th सेमेस्टर का अपना आई कार्ड लेकर शिक्षक के पास पहुंचा तो शिक्षक ने उसके साथ गलत तरीके से बात की। इन शब्दों को सुनकर छात्र छात्राओं में शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शिक्षक की तबादले की मांग करने लगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि शिक्षक काफी लंबे समय से इस विद्यालय में है और अपना तबादला चाहते हैं, लेकिन तबादला नहीं हो रहा, तो उनके द्वारा जानबूझकर ये मामला किया गया जिससे उनका तबादला हो जाए। लेकिन बात जो भी हो, इस प्रकार की घटना से महाविद्यालय का माहौल खराब हो रहा है। वहां शिक्षक का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, छात्र बेबुनियाद बात कर रहे हैं। लेकिन छात्र का कहना है कि उसके पास वीडियो के रूप में पुख्ता सबूत है। मानसून के खत्म होने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है, जिसमें अभी तक 47,599 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, इस बात को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में अभी तक 10,24,892 और केदारनाथ में 11,92,894 श्रद्धालु दर्शन करने आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में अभी तक 7,172 और यमुनोत्री धाम में अब तक 6,12,161 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिसके साथ यात्रियों से आग्रह है कि डॉक्टर से परामर्श करके ही 4 धाम की यात्रा करें। अग्रवाल महासभा द्वारा महाराजा अग्रसेन की 5148वीं जयंती धूमधाम के साथ बनाई गई। महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर अग्रवाल महासभा द्वारा पूजा अर्चना की गई और पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मरीज का मुफ्त उपचार किया गया और उन्हें दवाएं जो हैं वो वितरित की गई। वहीं एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें महाराजा अग्रसेन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अनुज तायल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन भगवान रामचंद्र के वंशज हैं और उनके साम्राज्य में समाज सेवा और समाजवाद का कार्य किया जाता रहा है। इसके अनुरूप आज अग्रवाल महासभा भी उनके बताए मार्ग पर चल रही है। टिहरी के त्रिलोक रावत द्वारा अपने 2 बेटों पारस और ऋषभ के साथ टिहरी झील में बिना लाइफ जैकेट के कंडीसौर तक करीब 22 किलोमीटर तैराकी का रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया है, जिसमें इस बार उनके साथ THDC के एक कर्मचारी भी शामिल हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष चारों तैराकों को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। आपको बता दें कि इससे पहले 2021 में त्रिलोक रावत ने अपने बेटों के साथ बिना लाइफ जैकेट के 12 किलोमीटर और फिर 2023 में 15 किलोमीटर का रिकॉर्ड वो पहले ही बना चुके हैं और इस बार उनका टारगेट करीब 22 किलोमीटर का है। त्रिलोक रावत का कहना है कि टिहरी झील में वो अपने दोनों बेटों के साथ तैराकी में बिना लाइफ जैकेट के पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और अपने बेटों को भी इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए लगातार मोटिवेट करना चाहते हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।